गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज थर्ड मीटिंग हम देखने जा रहे हैं। दो मीटिंग में हमने देखा खास बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, एक पोज की टेक्निक देखी और कुछ योग सूत्र देखे और हेलन वॉलेस के बहुत अच्छे कोटेशंस भी देखे हमने। अब ये चीज़ हमने एक खास नोटिस की कि हमारा दो चीज़ हमेशा हर व्यक्ति की ज़्यादातर लोगों का गलत होता है। एक है ब्रीदिंग और दूसरा है थिंकिंग। तो रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग ब्रीदिंग। और रॉन्ग ब्रीदिंग के बारे में इसका करेक्शन के लिए हमें बताया जाता है कि भाई हाँ, सही ब्रीदिंग क्या है, तो थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस लो, धीमे धीमे छोड़ो। उसको हम समझते हैं कि ये करेक्ट ब्रीदिंग है, पर ये भी करेक्ट ब्रीदिंग नहीं है। अब हम जान चुके हैं कि श्वास जो लय में होता है, जब रिदम में होता है तो ही श्वास वो रिदमिक होता है, तब वो करेक्ट ब्रीदिंग कहलाता है। इसी तरह हमारा जो थिंकिंग है, थिंकिंग के बारे में भी लोग ऐसा ही बोल देते हैं कि भाई नेगेटिव थिंकिंग मत करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। तो हम समझते हैं कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग खाली कर लिया तो इससे जो है वो राइट थिंकिंग हो जाएगा, पर राइट थिंकिंग से इसे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक थोड़ा कल्टीवेशन है। थिंकिंग को कल्टीवेट कर दिया वो अलग चीज़ है। बाकी राइट थिंकिंग हमने देखा कि जिसमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है वो राइट थिंकिंग होता है। और हमारा पूरा जो जीवन है उसमें यही होता है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिक्रिया में ही पूरा जीवन हमारा बीत जाता है। तो ये दोनों चीज़ से हमें निकलना है और ये मीटिंग के अंदर तवरिया जी यही सब बात करते हैं। अब अगर हम हमारा थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्सेशन होता है, तो कब होता है, कौन से पॉइंट के ऊपर होता है, तो प्रतिक्रिया क्यों आती है हमारे अंदर। तो अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो पता चलेगा कि प्रतिक्रिया होने से पहले अंदर एक चीज़ बनती है, वो है डिसलाइक। हमने कुछ सुना या देखा या ऐसा कुछ हुआ कि जो हमारे अंदर एक डिसलाइक क्रिएट करता है, जिन्हें आप अनगमो कहिए। तो डिसलाइक जब क्रिएट होता है उसके बाद में ही प्रतिक्रिया होती है। अगर डिसलाइक क्रिएट नहीं होता है तो प्रतिक्रिया होने की संभावना नहीं होती है। तो पहले हमें ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई ये जो है प्रतिक्रिया बनने से पहले ये क्यों हमें ये डिसलाइक आ रहा है और कौन सी चीज़ का डिसलाइक हमारे अंदर पड़ा है। कोई व्यक्ति को किसी चीज़ का डिसलाइक होगा, किसी को दूसरे व्यक्ति को दूसरी चीज़ का ये होगा डिसलाइक। तो डिसलाइक का एक ऐसी चीज़ है, और कभी तो डिसलाइक से भी आगे एक हेट्रेट की स्थिति बन जाती है, अंदर एक द्वेष भाव आ जाता है और उसके बाद में फिर रिएक्शन आना चालू हो जाता है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए, तब जाके हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तब जाके हम पोज को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे कि भाई ये जो प्रतिक्रिया होती है वो IESM केंद्रों के ऊपर होती है। तो प्रतिक्रिया मतलब कि अंदर जो डिकोडिंग होता है वो IESM केंद्रों के ऊपर होता है और उसके बाद में प्रतिक्रिया होती है। अब IESM केंद्रों के ऊपर कौन से केंद्र के ऊपर डिकोडिंग होता है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया की क्वालिटी का आधार रहेगा। क्वालिटी मतलब किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया तो होनी ही है, पर हो सकता है थोड़ी माइल्ड हो सकता है थोड़ी अच्छी भी हो, मतलब कि कुछ अच्छे बोल हो इस चीज़ के अंदर। तो अगर हम जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल सेंटर के ऊपर डिकोडिंग होगा तो उसका जो परिणाम आएगा वो यही होगा कि ये जो प्रतिक्रिया हमारी एक रिफ्लेक्स एक्शन के फॉर्म में होगी, पर प्रतिक्रिया के अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी। पर अगर वो इमोशनल और सेक्स सेंटर के ऊपर वो डिकोड हो जाता है तो प्रतिक्रिया बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हार्श होती है, उसके अंदर शब्द भी
गलत शब्द भी आ सकते हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि भाई हमारी प्रतिक्रिया जो होती है वो कौन से केंद्र से होती है। अब तीसरी बात ये है कि कई बार प्रतिक्रिया हमें बाहर करनी नहीं पड़ती है और कई बार बाहर की चीज़ों के कारण प्रतिक्रिया नहीं होती है, पर कई चीज़ ऐसी होती है कि हमारे अंदर ही कोई ऐसा विचार आता है, उसके सामने प्रतिक्रिया होती है। आप अगर गौर से देखेंगे अपने अंदर तो कभी कभी ऐसा होता है हम अकेले हैं और कोई एक अंदर से ऐसा विचार आ गया जो विचार हमें नापसंद है। मानो कि पास में किसी ने हमारा इंसल्ट किया है, ऐसा कोई विचार एकदम आ जाता है हमारे अंदर। तो क्या होता है कि उसके बाद हमारे अंदर वो विचार को ही निकाल देने की एक प्रतिक्रिया शुरू होती है। तो ये सूक्ष्म स्तर पर है, मन के स्तर पर ही है, वहाँ बाहर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है, ये अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ भी हम ऑब्जर्व करके ये देख सकते हैं कि कब कब हमारा माइंड अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया करता रहता है। और दिन में कई बार आप देखोगे तो ऐसा होता है कि हमारा मन अंदर ही अंदर अपने आप में प्रतिक्रिया करता रहता है, वहाँ कोई बाहर चीज़ नहीं है, बाहर कोई घटना नहीं है, फिर भी मन के अंदर ही कुछ चीज़ पुरानी चीज़ याद आ गई और उसके बदले में हमारे अंदर प्रतिक्रिया उठती रहती है। तो ये सब पूरा ऑब्जर्वेशन का विषय है। जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे इस तरह अलग अलग चीज़ हमें हमारे बारे में ही पता चलेगा। और अगर प्रतिक्रिया के लिए हमें एक प्रतिक्रिया रोकने के लिए या फिर पोज एक्सरसाइज के लिए हमें एक और एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। और वो एक्सरसाइज हम बचपन में करते थे, जब बच्चे थे तब आपने देखा होगा बच्चे लोग जो होते हैं वो क्या एक एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? स्टॉप एक्सरसाइज। हाँ, मतलब कि एक बच्चा दूसरे को कहता है स्टॉप, तो वो जैसी स्थिति के अंदर है, इसका हाथ जैसा है, पैर जैसा है, वो खड़ा है, बैठा है, वही स्थिति के अंदर उसको रुक जाना पड़ता है। वो स्टॉप एक्सरसाइज हम जानते हैं। तो ये स्टॉप एक्सरसाइज हमें हमारे साथ ही खेलना है। कभी कभी दिन में 4-5 बार 10 बार अंदर ही अंदर स्टॉप बोलना है और फिर बॉडी माइंड की हमारी स्थिति क्या है वो हमें उस समय ऑब्जर्व करना चाहिए। तो पता चलेगा कि हमारा विचारों के अंदर क्या चल रहा है या माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो इस तरह हम ये जो है वो अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमारा कर सकते हैं। तो प्रतिक्रिया के लिए ये स्टॉप एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर अपने आप में करना है। कभी भी स्टॉप बोलो और रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। मन जो कर रहा है देखो कि मन क्या करने जा रहा था, मन क्या विचार कर रहा था, शरीर की स्थिति क्या है। तो ये एक ऑब्ज़र्व करने का हमें मौका मिलता है। तो स्टॉप एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। और दूसरी एक बात हमने लास्ट मीटिंग के अंदर देखी थी कि भाई फिज़िकल बॉडी को श्वास चाहिए, एस्ट्रल बॉडी को प्राण चाहिए। फिज़िकल बॉडी को फूड के लिए जो है वो ग्रॉस फूड, जिसको हम सब्जी रोटी वगैरह कहते हैं, इस प्रकार का फूड चाहिए। पर एस्ट्रल बॉडी को जो चाहिए फूड वो क्या है? अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स जो आता है उसके द्वारा हमें जो एक इम्प्रेशन बनती है अंदर, वो हमारा फूड हो जाता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये इनकमिंग इम्पल्स तो हम कहीं से भी किस तरह का भी ले लेते हैं, उसके लिए हमारी कोई चॉइस नहीं होती है। पर खाना होता है उसके लिए हमारी चॉइस होती है, उसमें हमारी पसंदगी होती है। हम ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ हमें डाइजेस्ट होगी, ये नहीं होगी। पर ये जो इनकमिंग इम्पल्स के रूप में जो फूड अंदर जो आ रहा है, एस्ट्रल बॉडी का फूड, वो जो है उसके अंदर हम कोई विवेक नहीं करते हैं। टीवी के सामने बैठे हैं और टीवी में जो जो चीज़ आएगी वो अपना मेंटल फूड बन जाएगा, वो एस्ट्रल फूड बन जाएगा। पर वहाँ हमारा कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होता है कि ना कोई हमारा वहाँ सेंसरशिप होती है। जो आता है सब उसको आने देते हैं हम। तो फिज़िकल, कम से कम फिज़िकल बॉडी में जिस तरह हम कोई अच्छा फूड नहीं लेते हैं, इसलिए इसी तरह हमें यहाँ भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो फूड है, ये जो सूक्ष्म फूड अंदर जा रहा है, मेंटल फूड जा रहा है, वो अंदर जाके गड़बड़ी कर सकता है।
पर ये यहाँ हमारा इतना इस तरह हमारा ध्यान नहीं होता है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारे अंदर किस तरह का मेंटल फूड जाए, क्योंकि जिस तरह का मेंटल फूड जाएगा इस तरह का एक्सक्रीशन होगा, मतलब वही कचरे के रूप में फिर बाहर आएगा। तो वो इसलिए तावर जी बार बार कहते थे कि भाई हम मेंटल एक्सक्रीशन तो कहीं भी कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि मेंटल एक्सक्रीशन जो करते हैं उससे दूसरे व्यक्ति का फूड वो बन जाता है और दूसरे के अंदर वो चीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो ये चीज़ है, ये मेंटल फूड हमारा कैसा है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो इतना लास्ट टाइम हमने जो सब देखा था उसके बारे में मुझे जो बाद में विचार आया वो मैंने लिखा था कि आपके साथ शेयर करूं। अब आज की मीटिंग जो है, थर्ड मीटिंग पढ़ना शुरू करते हैं। डिस्कोर्सेस 1, मीटिंग थर्ड, पेज नंबर 8। Dear friends, let us recapitulate whatever we have done in the first and second meetings. Please note that this early information will form the foundation and hence proper attention is necessary. तो ये जो मीटिंग में कहा जाता है उसके ऊपर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे ही हमारा एक फाउंडेशन बनता है। उसमें दो चीज़ यहाँ बताते हैं, एक तो वो एक्सरसाइजेज बताते हैं और दूसरी थियरी बताते हैं। तो एक्सरसाइज तो हम जानते हैं, पर थियरी जो है वो हमें जानना भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो थियरी को ही हम अप्लाई करके उसके द्वारा हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, करेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्लियरली ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका वो अच्छी तरह हमारी समझ में आए, ये भी इतना ही ज़रूरी है। As far as breathing exercises are concerned, we had done 3. 1. Fast chest breathing for 30 seconds. 2. Fast abdominal breathing for 30 seconds. 3. Deep breathing intake in 5 or few steps and breathing out in 1 forceful action. तो ये लास्ट टाइम उन्होंने सिखाई थी, यहाँ उनका जिक्र किया है। और ये जानते हैं कि हम रिफाइनिंग जो है उसका ये अर्ली स्टेज में ये सब वो जो डेवलप कर रहे थे यही है। पहली एक्सरसाइज चेस्ट एक्सरसाइज रिफाइनिंग, दूसरी एक्सरसाइज और चौथी एक्सरसाइज, ये 3 एक्सरसाइज यहाँ उन्होंने सिखाई हुई है। द फोर्थ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ द फर्स्ट 2 स्टेप ऑफ 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। अब यहाँ 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के जो 2 स्टेप्स है, हालांकि 2 स्टेप वो टेक्निक के ही है, यहाँ 3 स्टेप के नहीं है, पर टेक्निक के 2 स्टेप्स है। मतलब एक पेट से लेना श्वास और छाती से लेना, वो अलग अलग 2 स्टेप्स में वो सिखाते थे पहले। तो वो उसको यहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो 2 स्टेप्स 3 स्टेप के ये टेक्निक के ही 2 भाग, मतलब पेट से श्वास लेना और छाती से लेना, और बाद में उसको कंबाइन करके लेना। लाई फ्लैट इन बेड ऑन ग्राउंड, प्लेस 1 hand on the chest and the other on the abdomen, the small finger touching navel. Breathe neither deep nor count how long, only regular breath. Normal in breath and observe the both the chest. Observe that both the chest and abdomen would rise a little, and with breathe out observe that both the chest and abdomen go down. तो ये हम जानते हैं, ये तो हम सालों से कर रहे हैं कि ये टेक्निक कि जिसके अंदर यहाँ शुरू में ये बताते थे कि भाई आप लेट जाओ बेड के ऊपर और एक हाथ छाती के ऊपर रखो, एक हाथ नाभि के पास में रखो और फिर इस तरह ब्रीदिंग करो। उस समय तो म्यूज़िक नहीं था, तो ऐसे ही बताते कि भाई ये डीप नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करो और देखो कि दोनों छाती और पेट एक साथ में उठ रहे हैं ऊपर और एक साथ में नीचे जा रहा है जब श्वास छोड़ते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिस करने से एक छाती और पेट दोनों, मतलब कि जो डायाफ्राम है वो डायाफ्राम की गति इससे ठीक रूप में काम करना चालू कर देती है। इसीलिए ये एक्सरसाइज कराते थे, ये ब्रीदिंग कराते थे। द हैंड्स आर प्लेस टू फील एंड ऑब्जर्व दिस मूवमेंट। हाथ को रखने का मतलब यही है कि जिससे हम फील कर सकें
कि भाई ये क्या ऊपर नीचे किस तरह हो रहा है, और दोनों साथ में ही हो रहा है कि आगे पीछे हो रहा है, ये सब जानना ज़रूरी है। When you feel these movements of rising and falling, it is important to observe carefully to see that both the chest and abdomen rise simultaneously and fall simultaneously. If one or the other, that is chest or abdomen, were to rise or fall earlier or later, it is wrong. So take care and maintain the rise and fall of the chest and abdomen together. तो यहाँ वो खास एक एम्फसाइज कर रहा है कि भाई ये दोनों साथ साथ में ही चले, उसका खास ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि भाई छाती ज़्यादा उठती है और पेट कम होता है, या किसी का पेट ज़्यादा उठता है छाती कम होती है, और दोनों साथ साथ में अंदर नहीं जाने अंदर एक साथ में जाना चाहिए, उसके बदले में कोई एक अंदर चला जाता है दूसरा पीछे रह जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस स्पीच के ऊपर उनका खास भार था। Practice carefully and persistently. Unless this is properly done, the most important third step for volume and rhythm will not be taken. अब देखो यहाँ ये लास्ट वाक्य से पता चलता है कि हम जो आज 3 स्टेप करते हैं और समझते हैं उसके 3 स्टेप्स, वो पहले उन्होंने उसके अलग अलग ये किए थे। आज हम जानते हैं कि 3 स्टेप के अंदर पहला है टेक्निक, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है रिदम। अब यहाँ उन्होंने क्या किया कि 3rd स्टेप के अंदर वॉल्यूम और रिदम ले लिया है, और पहला और दूसरा जो है टेक्निक के 2 भाग, जिस तरह मैंने बताया ना कि भाई पेट से पहले सिखाया बाद में छाती से सिखाया, तो पेट का पहला फर्स्ट स्टेप, छाती का दूसरा स्टेप, और तीसरे स्टेप के अंदर वॉल्यूम एंड रिदम साथ में लिया। बाद में उन्होंने ये सब जो सिस्टमाइज़ किया, तब फिर उन्होंने टेक्निक, वॉल्यूम, रिदम ये 3 स्टेप के अंदर लास्ट में बताया हमें। As I find that some of the friends have not yet got firm grip on all exercises, we shall add nothing further today except rota, which was not taken up in the last meeting, which is shown and explained today. तो ये उनका एक खास एक अच्छी चीज़ थी कि ऑब्जर्व हमेशा करते रहते थे साधकों को। तो कोई भी साधक जो आता था और क्या करता है, किस तरह उसकी प्रैक्टिस है और उसकी क्या ग्रिप है, वो हमेशा वो समझते रहते थे। तो ये यहाँ उन्होंने देखा होगा कि कई लोग अच्छी तरह ये सब प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और लास्ट में उन्होंने रोटा एक्सरसाइज सिखाई थी। द फिजिकल एक्सरसाइज of sitting on floor, legs in front extended and catching toes was shown. तो ये लास्ट टाइम भी उन्होंने ये एक्सरसाइज बताई थी, जिसको हम अभी रिफाइनिंग 3rd एक्सरसाइज में जिस तरह कर रहे हैं इस तरह की, पर उसमें ब्रीदिंग नहीं कराते थे, खाली एक्सरसाइज के रूप में कराते थे। दिस इज ऑल्सो टू बी प्रैक्टिस्ड वेल। ऑल दिस एक्सरसाइज हैव ए पर्पज़। सब एक्सरसाइज का पर्पज़ होता है, और जो तावरिया जी ने जो डिज़ाइन की है वो तो बहुत गहरी सोच के बाद की है, क्योंकि खाली रिफाइनिंग देखेंगे तो पैर से लेके सर तक इसकी खाली 6 एक्सरसाइज के अंदर ही पूरी इफ़ेक्ट आ जाती है। तो 6 की 6 एक्सरसाइज के अंदर पूरा बॉडी कवर हो जाता है। इसी तरह उन्होंने ये रिफाइनिंग एक्सरसाइज डिज़ाइन की है, और इसका एक पर्पज़ भी था कि भाई ये करने से इसके अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम की क्लींसिंग होगी, और जो योग के मार्ग पर व्यक्ति को जाना है उसका प्रिपरेशन यहाँ होगा। तो उन्होंने ये सब एक्सरसाइजेस एक प्रिपरेशन के रूप में दिया था कि भाई आगे जाके ये सब करते करते व्यक्ति एक दिन सही योग के ऊपर जा सकता है। तो ये इसका एक पर्पज़ था। प्रैक्टिस 2 स्टेप ब्रीदिंग फॉर एटलीस्ट 2 minutes वंस, एटलीस्ट मोर टाइम्स बेटर। अब देखो उस समय तो 2 मिनट के लिए वो ये कर रहे थे। आज तो हम जानते हैं कि 2 मिनट क्या 20 मिनट या 2 घंटा भी कुछ नहीं है। इतना हमारा अभ्यास जब बढ़ता है तब हमें और पता चलता है कि इसमें कितनी सिंसियरिटी से और गहराई से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर उस समय तो नए लोग थे, वो कुछ जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, तो उन लोगों को ज़रा टेम्पटेड करके उसको बताया जाता था और
उसको धीरे धीरे खींचते थे तो बोलते थे अरे 2 मिनट तो करो तुम, वो क्योंकि वो 2 मिनट सही ढंग से करेगा तो उसके अंदर ही इच्छा होगी, 2 मिनट से वो 5 मिनट पर जाएगा, 5 मिनट से 10 मिनट पर जाएगा, उसके अंदर ही एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो गुरु का काम यही होता है कि शुरुआत एकदम छोटे स्टेप से कराते हैं, फिर साधक को, शिष्य को जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वो खुद तैयार हो जाता है आगे की प्रैक्टिस करने के लिए। तो गुरु इस तरह काम करते हैं। The two meetings were mainly devoted to the incorrect ways of thinking and Patanjali's idea of correct thinking. तो ये जो हमने देखा कि 2 मीटिंग के अंदर ये खास तो उन्होंने इसके ऊपर ही ये जो रॉन्ग थिंकिंग हमारा है वो किस तरह हमें करेक्ट कर सकते हैं, रॉन्ग थिंकिंग क्या है और करेक्ट थिंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ये 2 मीटिंग में देखने को मिली है। तो वही बात यहाँ बताते हैं। दैट इज़ द फॉर्मर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, रॉन्ग वे एंड कमिंग टू रॉन्ग कंक्लूजन एंड पतंजलि's आइडिया ऑफ पोज और वेटिंग। 3 of Patanjali's quotations on this pose were studied। तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर पोज किस तरह काम करता है, वो जो पतंजलि के महर्षि ने जो सूत्र बताए हैं 3 सूत्र, वो इन्होंने लास्ट टाइम बताया था 2 मीटिंग के अंदर, जो हम देख चुके हैं। फर्दर 3 more Patanjali's quotations were taken up, book 1 31 and 34 and book 3 15। तो ये भी हमने बाद में देखा था कि प्राण और प्राण या लाइफ करंट, लाइफ फोर्स के बारे में जो सूत्र हैं या साइकिक नेचर के बारे में क्या सूत्र है, ये सूत्र भी हमने देखे थे लास्ट मीटिंग के अंदर। एम्फासिस वाज लेड ऑन प्राण और लाइफ करंट एंड ऑन थिंकिंग प्रिंसिपल एंड ऑन साइकिक नेचर एंड चित्त और माइंड स्टफ। तो ये 3 सूत्रों के अंदर ये चीज़ों का, प्राण या थिंकिंग प्रिंसिपल या साइकिक नेचर या चित्त वगैरह की बात उसमें की है, वो हम लास्ट टाइम देख लिया था हमने। What could be the difference between chitta, mind stuff and thinking principle? What could be the difference between each breath and each pran or life current? What is meant by psychic nature? Unless these words are understood, no further progress is possible। तो देखो ये इनका एक खास ये था, इनकी एक अपनी ये शब्द और इनकी टर्मिनोलॉजी थी योग के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई माइंड क्या है या चित्त क्या है या थिंकिंग प्रिंसिपल क्या है या फिर ब्रेथ और प्राण के बीच के अंदर क्या डिफरेंस है, साइकिक नेचर क्या है, ये सारी चीज़ों को क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही पड़ी हुई है, ये कोई बाहर की चीज़ तो है नहीं, पर हमारे अंदर होने के बावजूद भी हम जानते नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर पड़ी है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ क्या है हमारे अंदर, किस रूप में है, उसका हमें जानना थी। पहले तो थियोरेटिकली जानना और बाद में उसका एक्सपीरियंस करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अगर ये नहीं समझे तो फिर आगे कोई प्रोग्रेस होना मुमकिन नहीं है। The 3 sections of the brain were drawn and shown and further subsections were shown and what each of this section is supposed to do। तो ब्रेन के 4 सेक्शन के बारे में भी हम आगे देख चुके हैं कि चारों सेक्शन उन्होंने बताया था, सेक्शन 1 क्या है, 2, 3 क्या है और 4 क्या है। सेक्शन 1 और द फ्रंट लोब, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कॉल इट रजिस्ट्रेशन एरिया, meaning whatever that is not registered in this area is not known or understood, that is one is not aware at all। तो ये पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो हमारा फ्रंट ब्रेन है, फ्रंट लोब है, उसको रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं कि जहाँ ये चारों IESM केंद्र आए हुए हैं और जो कोई हमारा जो फाइनल विचार बनता है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है। और रजिस्ट्रेशन होता है इसीलिए वो चीज़ को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ का रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होता है, एक चीज़ आँख से देखी पर उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं हुआ, तो वो चीज़ के बारे में हम
वो हमारे अवेयरनेस के अंदर नहीं आएगा, वो चीज़ के बारे में हम समझ नहीं सकेंगे। मतलब कि वो एक जल्दी से जैसे कि बाईपास हो जाती है ना, इस तरह चीज़ बाईपास हो जाएगी। इसका कारण, मेन कारण अटेंशन है। जब कोई चीज़ के ऊपर हम अटेंशन नहीं देते हैं और ऊपर ऊपर से नज़र घुमा लेते हैं, तो ये होता है कि ये उसका रजिस्ट्रेशन एरिया यहाँ नहीं होता है और ये चीज़ क्या थी वो समझ में नहीं आता है। और यही होता है, हम जब बाज़ार में घूमते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हर चीज़ पर हम अटेंशन नहीं देते हैं, किसी किसी चीज़ के ऊपर हम अटेंशन देते हैं, तो बाकी की एक नज़र तो हमारी पड़ी, पर क्योंकि इसके अंदर साथ में अटेंशन नहीं है तो वो चीज़ इम्पल्स तो अंदर आ गया पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और तो इसलिए वो फिर विचार नहीं बन सकता है। द सेक्शन 2 इज एट द बैक ऑफ द ब्रेन with the medulla oblongata. It is the memory area with subsection 2a and 2b. 2a is shallow, that is memory of this life, and 2b is deep, that is all the memory patterns of all the previous births going into the dim past of millions of years. तो ये भी लास्ट टाइम ये देखा था हमने कि भाई ये सब सेक्शन के बारे में। तो दूसरा सेक्शन जो है वो जो पीछे का ब्रेन का हिस्सा है, जिसको यहाँ 2a 2b में बताया है और अपना पर्पस के अंदर 3a 3b के रूप में बताया है। तो उसके अंदर शैलो मेमोरी रहती है और डीप मेमोरी रहती है। शैलो मेमोरी जो है इस जन्म की जो पूरी मेमोरी है वो शैलो मेमोरी के रूप में उसमें रहती है, और डीप मेमोरी में अनेक जन्मों के अंदर कि ये मेमोरी इसके अंदर पड़ी होती है। अब तक में हमने अगर लाखों जन्म लिए तो लाखों जन्म की मेमोरी, पर आगे भी देखा था कि ये सब मेमोरी एक कोडेड फॉर्म में रहती है, ये कोई घटना के रूप में नहीं होती है। तो अनेक जन्मों में क्या क्या किया था इस तरह के नहीं, पर वो एक कोडेड रूप में, एक एसेंस के रूप में अंदर ये मेमोरी पड़ी रहती है। Then the midbrain section 3 subdivided into midbrain left and midbrain right in this mass of section 3, except for a few millimeter surface, nothing is really known about this area. तो ये एक तीसरा एरिया है जिसको लेफ्ट मिड ब्रेन और राइट मिड ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर ये दो सेक्शन होते हैं ब्रेन के अंदर। और ये जो है उसकी जो ऊपर की सॉइल है, ऊपर की जो सरफेस है, उधर से ही हमारे ये इम्पल्स वगैरह मूव करते हैं। तो उसके डीप डाउन में क्या है ब्रेन के अंदर के हिस्से में, वो हमें कुछ पता नहीं है, और साइंस भी खास कुछ इसके बारे में आज जानता नहीं है। पर कहते हैं कि भाई व्यक्ति का जो ठहराव है, अगर ध्यान समाधि में वो जाता है तो उसका ठहराव जो है वो अंदर डीप में जाता है, वो सरफेस के ऊपर नहीं होता है। तो ये सरफेस मिलीमीटर जो है उसके बदले में जैसे जैसे व्यक्ति मेडिटेशन या समाधि में डीप में जाता है, इस तरह वो ब्रेन के अंदर भी उसका जो है वो डीप में जाता है, ऊपर की सरफेस के बदले अंदर की ओर हो जाता है। तो इससे एक हमारी लेवल ऑफ बीइंग जिसको कहते हैं वो भी एक इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हमारा लेवल ऑफ बीइंग अगर डीप है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अंदर का जो डीप ब्रेन के अंदर जो ये पड़ा हुआ है ब्रेन का भाग, वहाँ तक हम जा सकते हैं, हमारे अटेंशन, हमारी मूवमेंट वहाँ तक जा सकती है, हम वहाँ से सेंसेशन को भी ले सकते हैं। पर बीइंग हमारा डीप नहीं है तो हम सरफेस लेवल से ही पूरा कारोबार करते रहते हैं। No one can make use of 100% of brain or grey matter. We hardly make use of 10% of the grey matter, and this includes the best of us. तो देखो, अब अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा जिसका कोई प्रोडक्टिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, वो भी 10% ही सिर्फ ये ग्रे मैटर या ब्रेन का उपयोग कर सकता है। तो सोचो कि अगर किसी को कोई व्यक्ति 50-60-70% इसका उपयोग चालू कर दे तो कितना उसका डेवलपमेंट कितना होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जो हम जीनियस लोग हैं वो शायद ये 10% के आजू बाजू में आते हैं। तो
तो 40-50% पर भी। दिस प्राइमरी बॉडी breathes like our physical body but takes in prana or life current as breath and eats like our physical body but takes in incoming impulses through all the five sense organs of its own psychic body, and they then pass through our physical five sense organs as sense at the rate of 120 per each pulse beat. This intake is its food. This intake is also a different type of prana which we call for better understanding incoming impulses. तो ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक ब्रेक आएगा बीच में कि ये प्राण जो है वो एस्ट्रल बॉडी का श्वास है और इनकमिंग इम्पल्स है वो एस्ट्रल बॉडी का फूड है, और जो कि 5 इंद्रियों से हमारे अंदर आता है और उसके बाद में वो प्रोसेस होके वो एस्ट्रल के अंदर चला जाता है। फिर पूरी प्रोसेस क्या होती है वो हम जानते हैं, अंदर मूलाधार से वो ऊपर जाता है ब्रेन के अंदर और विचार कर बन के बाहर आता है। तो सेंस और सेंस ऑर्गन का डिफरेंस जो लास्ट टाइम हमने देखा था, ये यहाँ ये बात आती है कि इस तरह ये इनकमिंग इम्पल्स जो है वो सेंसिस के रूप में अंदर आता है और फिर जो सेंस ऑर्गन से है वहाँ से गुजर कर वो आगे ब्रेन में जाता है और विचार बनता है। Here the difference between sense organs and senses was explained. Sense organs are not the senses themselves. This can be compared to the electric wire and the electric energy flowing in the wire. अब ये सेंस ऑर्गन्स और सेंसेस क्या है उसका डिफरेंस यहाँ एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का वायर होता है तो वायर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वायर जो है वो आउटर है, बाहर का उसका ये है। जैसे कि हमारा सेंस ऑर्गन और सेंसिस का जो डिफरेंस है ये यहाँ भी ये वायर और जो इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस है वही सेंस ऑर्गन और सेंसिस का। सेंसिस जो है सूक्ष्म है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, इसी तरह जो सेंसिस है वो भी हमें दिखाई नहीं देती है, पर सेंस ऑर्गन है जिसको हम देख सकते हैं और वायर को भी हम देख सकते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये सेंस ऑर्गन्स और सेंसिस क्या हो सकता है। नाउ फ्रॉम हियर वी विल प्रोसीड टू। तो अब तक में तो ये रिवीजन के रूप में ही ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब थोड़ी आगे बात करते हैं। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन नंबर 1, हाउ डज इट टेक प्लेस? वी हैव सीन the shape of the brain and the section and what each section is supposed to do. तो ये खास करके रजिस्ट्रेशन एरिया का जो है जहाँ से ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन उत्पन्न होता है वो उसके बारे में ब्रेन के अंदर क्या होता है वो हम देख चुके हैं। सेक्शन 2 and 2B comprise of memory patterns of these as well as the previous birth of millions of years. These memory patterns are by millions but recorded in nature's super micro filling process. तो ये जो मेमोरी पैटर्न जो अंदर जाती है वो एक सूक्ष्म प्रक्रिया के रूप में, जो प्रक्रिया को यहाँ सुपर माइक्रो फिलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसी इस तरह की सुपर माइक्रो फिलिंग्स अंदर होती है और इस तरह ये मेमोरी पैटर्न्स चाहे लाखों जन्म की होती है या लाखों मेमोरी पैटर्न्स होती है, वो हमारे ब्रेन के अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2A और सेक्शन 2B में वो स्टोर रहती है, सेव रहती है। We have also noted that all the incoming impulses, the food of primary body or psychic nature at the rate of 120 per each pulse beat and enter through
the 5 sense organs into the physical body and are recorded in the registration area or section 1 or front lobe of the brain. How is this done? तो ये पूरी प्रक्रिया हम जानते हैं कि किस तरह इम्पल्स अंदर आता है 120 की रेट के हिसाब से, एक सेकंड के अंदर 120 या एक पल्स बीट के अंदर 120, और ब्रेन के अंदर जाके कुछ ही उसके विचार बनते हैं और वो फ्रंट लोब से बाहर निकल जाते हैं. This incoming impulses coming in and reaching the registration area come in coded, that is in particular vibrational tone. The incoming impulses coming in and reaching the registration area come in coded, that is in particular vibrational tone. तो इनकमिंग इम्पल्स जो अंदर आता है उसका एक टोन होता है, वाइब्रेशनल टोन होता है, उसके कुछ वाइब्रेशंस है और वो वाइब्रेशंस जो है वो अंदर आते हैं और वो कोडेड फॉर्म में आते हैं. वो कोडेड फॉर्म में आते हैं, वही उसका पर्टिकुलर टोन लेके आते हैं और फिर उसमें से फाइनली विचार बनता है. अब हर चीज़ जो होती है इसकी उसका वाइब्रेशनल टोन होता है. एक चीज़ हम खास करके जो जीवित चीज़ है, हर चीज़ का होता है, पर जो जीवित चीज़ है उसके अंदर जो पर्टिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं. पर हम तो ये सब जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते पूरी प्रोसेस. ये तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा विचार को जानते हैं. पर अब कहते हैं कि भाई एक चीज़ है, जैसे कि आप एक गाय को देखते हैं तो वो क्या होता है, उसका वाइब्रेशनल टोन क्या होगा. तो यहाँ एक मज़े की बात यह है और सरप्राइजिंग बात भी ये है कि ये जो वाइब्रेशनल टोन अंदर आता है, हमारे अंदर साइकिक लेवल के ऊपर आता है, तो उसके अंदर अगर कोई इस वाइब्रेशनल टोन को सुन सकता है तो वो उसका ध्वनि के अंदर उसको गाय ऐसा शब्द सुनाई देगा. ये बड़ी अचरज सी बात है कि भाई ये इम्पल्स जो अंदर आता है या वाइब्रेशनल टोन जो अंदर आता है उसको तो सुनाई कैसे देता है. पर ये हमारे ऋषि मुनियों के, क्योंकि तावड़िया जी ने कई दफ़ा लिखा है कि आँख से सुनना है और कान से देखना है. बड़ी अचरज सी बात लगती है कि भाई आँख से किस तरह देख सकते हैं, आँख से किस तरह सुन सकते हैं और कान से देख सकते हैं. पर ये चीज़ है कि अगर इन लोगों की अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है, ये हमारे ऋषि मुनि थे, इनकी अवेयरनेस इतनी थी कि वो मानो कि एक गाय को देखते थे तो उसका वाइब्रेशनल टोन उसके अंदर आता था, तो उसके अंदर वो ध्वनि के रूप में वो उसको सुनते थे, तो उसमें से एक गाय ऐसा आवाज़ उसके अंदर आया था. तो उसके बाद में ये चीज़ को गाय कहना शुरू कर दिया. समझे ना, संस्कृत कितनी भव्य चीज़ है, संस्कृत के शब्द कितने भव्य है और किस तरह उत्पन्न होते हैं कि उसके अंदर जो उसका जो वाइब्रेशनल टोन है उसके मुताबिक वो चीज़ बनती है, उसके मुताबिक वो चीज़ एक्चुअल व्यक्ति का इतनी अवेयरनेस है तो वो चीज़ को वो सुन सकता है. और इस तरह हमारे बहुत सारे जो शब्द संस्कृत के अंदर आए हैं वो उसके वाइब्रेशनल टोन क्या कहता है वो उसके मुताबिक ये संस्कृत के सारे शब्द बने हुए हैं. वो खाली कोई ये नहीं. अब इंग्लिश में गाय को काव कहेंगे तो काव का वाइब्रेशन होगा, पर वो कोई काव, ये जिस तरह गाय का वाइब्रेशनल टोन ही गाय है उस तरह का काव का कोई वाइब्रेशनल टोन नहीं इसमें आएगा. तो ये संस्कृत भाषा की एक ब्यूटी है और ये हमारे ऋषि मुनि की इतनी बड़ी एक उनकी एक ये थी, एक सर्च था और उनकी एक सिद्धि भी थी कि यहाँ तक वो लोग पहुँचे हुए थे. ये बहुत मज़ेदार बात है. The billions of memory patterns in section 2A and 2B are filled. Supermicro filling system of nature are also coded, that is in a particular vibrational tone. अब हमारी जो मेमोरी पैटर्न जो बनती है हमारे अंदर पड़ी है, एक चीज़ हमने पहली बार देखा तो उसके बाद में वो चीज़ का एक विचार बन गया और विचार के बाद में वो विचार ही फिर अंदर वापस स्टोर होता है तो वो मेमोरी पैटर्न बन जाता है.
तो मेमोरी पैटर्न हमारे अंदर जो जमा होती है धीरे धीरे करके, ये सेक्शन पीछे वाला सेक्शन के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर, तो वहाँ वो जो है उसका भी एक अपना वाइब्रेशनल टोन है। तो इनकमिंग इम्पल्स का पर्टिकुलर वाइब्रेशन टोन है, और जो अंदर मेमोरी पैटर्न अंदर पड़ी है, जो बनी नहीं और वहाँ सेव हो गई, उसका भी पर्टिकुलर वाइब्रेशनल टोन है। How each incoming impulse finds a corresponding memory pattern, the two meet, but for want of attention at the moment concerned, the majority of the incoming impulses die and the memory patterns return to their source. अब ये एक प्रिंसिपल यही है कि भाई सिमिलर अट्रैक्ट सिमिलर, तो जिस प्रकार का वाइब्रेशन टोन वाला इनकमिंग इम्पल्स अंदर आया, उसी सेम वहाँ तो लाखों मेमोरी पैटर्न पड़ी है, पर जिस तरह का ये वाइब्रेशनल टोन वाला इनकमिंग इम्पल्स आया, इसी प्रकार का सेम आइडेंटिकल जो है वो वाइब्रेशनल टोन कौन सी मेमोरी के अंदर पड़ा है, मेमोरी पैटर्न के अंदर पड़ा है, वही मेरी मेमोरी पैटर्न उसको मिलने के लिए बाहर आएगी। ये भी एक अजीब सी बात है कि अंदर लाखों करोड़ों मेमोरी पैटर्न्स पड़ी है, पर एक ही मेमोरी पैटर्न से बाहर आती है, क्योंकि उसका एक सिमिलर, दोनों का टोन जो है वो सिमिलर अगर मैच होता है तो इस प्रकार की वो मेमोरी पैटर्न्स बाहर आती है। पर यहाँ एक बात और कहते हैं कि जब चीज़ हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं, उस समय हमारा अगर अटेंशन नहीं होता है वो चीज़ के ऊपर, तो इनकमिंग इम्पल्स तो अंदर आ गया और उसको मिलने के लिए मेमोरी पैटर्न भी बाहर आती है, पर क्योंकि अटेंशन का अभाव है, इसके कारण ये इनकमिंग इम्पल्स जो है वहाँ मर जाता है। तो ये इसको मेमोरी पैटर्न को मिल नहीं सकता है, और मेमोरी पैटर्न फिर वापस उसके सेक्शन के अंदर, सेक्शन 3A के अंदर वापस चली जाती है, जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली जाती है। तो यहाँ एक दूसरी बात ये भी है कि भाई अटेंशन का कितना महत्व है। जब हम कोई चीज़ ऐसे एकदम कर लेते हैं जिसमें कोई अटेंशन ही नहीं है, तो वो चीज़ का कोई परिणाम ही नहीं आएगा, वो इनकमिंग इम्पल्स जो अंदर गया था वो भी मर जाएगा। इसीलिए जो कुछ करते हैं हम पूरे ध्यान से, पूरे अटेंशन से हमें करना चाहिए। इसी वही चीज़ हमें हमारे संत मुनि भी सिखा के भाई कितनी अवेयरनेस के साथ आप जीते हैं, कितनी अवेयरनेस के साथ आप हर चीज़ करते हैं, आप बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इन सब के अंदर आपकी अवेयरनेस कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अवेयरनेस और अटेंशन होगा तो ही वो चीज़ फाइनल रूप में पहुंच पाएगी। बट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनकमिंग इम्पल्सेस फाइंड their corresponding memory patterns which do receive attention but automatic only, and as such create automatic reflex action। अब ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम हमारा अटेंशन नहीं होता है, कई बार ज़्यादातर तो हमारा अटेंशन होता है, हालांकि इतना पावरफुल अटेंशन नहीं होता है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन भी नहीं होता है, फिर भी एक नॉर्मल अटेंशन भी होता है। तो इससे भी काम बन जाता है कि नॉर्मल अटेंशन हमारा अगर होता है तो वो जो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है वो फिर इस तरह की मेमोरी पैटर्न को मिल सकता है, और उसके द्वारा फाइनली ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होता है। और होगा तो यही ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन मतलब प्रतिक्रिया ही होगी, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो कोई करेक्ट थिंकिंग के रूप में तो नहीं निकलेगा। फिर भी हम जिस तरह आज जी रहे हैं ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन से, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारा थोड़ा बहुत अटेंशन है, इसीलिए हम ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन भी दे पा रहा है, वरना इतना भी नहीं हो सकता है अगर अटेंशन नहीं है तो। द होल प्रोसेस इज सो फास्ट दैट आउट ऑफ दिस हंड्रेड्स ऑफ और thousands of incoming impulses together with their corresponding memory patterns that receive attention, but this attention being only automatic response method, the result is automatic reflex action, and so no conscious effort so far is involved that is recognized। अभी ये जो हमारा होता है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो एक मैकेनिकल या ऑटोमेटिक रूप में होती है। हम जो दिन भर मैकेनिकल प्रोसेस करते रहते हैं ना पूरी,
तो ये प्रक्रिया है कि हमें थोड़ा अटेंशन दिया हमने और ये इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी पैटर्न मिल गए, विचार बन गया और रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में वो बाहर निकल गया। पर इसके अंदर कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। तो कॉन्शियस एफर्ट अगर होता है, अगर ये चीज़ कॉन्शियस एफर्ट के साथ होती है तो वो चीज़ एकदम अलग बन जाएगी। यहाँ भी विचार तो बना है पर उसके अंदर कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, इसके लिए उसकी क्वालिटी या उसका जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंस आएगा। अगर कॉन्शियसनेस अंदर है तो फिर वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है इसीलिए वो मैकेनिकल प्रोसेस है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में वो प्रकट हो जाता है। तो ये एक और स्टेप है आगे का स्टेप कि जो हम कर रहे हैं, अब कॉन्शियसनेस के साथ पूरे अटेंशन तो दिया है पर अभी हमारा इसके आगे का स्टेप कॉन्शियसनेस अगर हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और कॉन्शियसनेस के साथ अगर हम करते हैं तो और चीज़ एकदम अलग हो जाएगी। वो रिफ्लेक्स एक्शन ही नहीं होगा, वो राइट रिस्पॉन्स, राइट थिंकिंग बन जाएगा। There are some incoming impulses, thousands during each 24 hours, that get attention more strongly. That is not merely automatic, and these are recognized and registered, and a reaction, though still automatic reflection is responsible for a person's behavior pattern. अब जो जिसके अंदर हमारा थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटेंशन होता है वो फिर आगे डेफिनेटली वो रिकग्नाइज होता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। हालांकि उसका स्वरूप चाहे अभी भी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन का ही होगा, क्योंकि वो व्यक्ति के जो बिहेवियर पैटर्न है उसके ऊपर आधार उसका रहता है। व्यक्ति की बिहेवियर पैटर्न, एक चीज़ को व्यक्ति देखती है तो उसकी बिहेवियर पैटर्न जो होगी वो हमेशा उसके मुताबिक ही उसका वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन बनेगा। तो ये नॉर्मल कोर्स में 24 घंटे ये चीज़ हमारे अंदर बनी रहती है। वाई इज देन सेज पतंजलि आस्किंग यूज टू पोज। तो भाई कहते हैं कि ये तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन ये 24 घंटा चल ही रहा है और चलने वाला है, और उसका जो बेस है वो व्यक्ति का खुद का बिहेवियर पैटर्न है, तो फिर पोज की यहाँ बात क्यों करते हैं? पोज की ज़रूरत क्या है, या क्या पोज हो भी सकता है? बिकॉज एज वी हैव नोटेड अबव hundreds and thousands of incoming impulses meet these corresponding memory patterns, but for want of attention the incoming impulses die, but memory patterns do not die, they simply return to the source. तो पोज हमें यहाँ इसलिए देना है कि भाई इनकमिंग इम्पल्स तो चाहे मर गया पर अभी भी मेमोरी पैटर्न तो अंदर पड़ी है, और वो मेमोरी पैटर्न जो है वो फिर से जब बाहर आएगी और फिर से वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। तो ये ना हो तो इसलिए हमारे अंदर एक पोज की हमें एक हैबिट डालना है, और दूसरे इसके साथ में एक जुडिशरी रीजनिंग भी बनती है। जैसे हमने ये पोज की टेक्निक में देखा था कि हम कुछ और पॉजिटिव इस दरमियान जुडिशरी मतलब एक रीजनिंग हमारे होते, एक सोचने का ढंग होता है कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, इस बात में कितना तथ्य है, वो सही कह रहा है या कि उसको कुछ गलत फहमी हुई है। तो एक जुडिशरी रीजनिंग भी उसके साथ में बनती रहती है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो पोज इसलिए हम इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। But nature's rules say that if we pause, that is, if we give attention and add reason, refer notes first meeting, and delay automatic reflex action, which is outgoing of the incoming impulse together with corresponding memory patterns, that is, it becomes our mental excretion. But we, being not aware of this, take no care as to how and where we throw our mental excretion.
इट सीजेस टू बी अवर नॉर्मल मेंटल एक्सक्रीशन। अब ये कहते हैं कि पोज का महत्व क्या है कि अगर आपने पोज करना सीख लिया और उस दरमियान आप जो वो रीजनिंग जो करते हैं तो एक जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन में डिले होता है, एक उसमें गैप आ जाता है। क्योंकि जब हम पोज करते हैं, पोज का मतलब ही यही है कि इमीडिएट हमें रिएक्शन नहीं करना है, तो वहाँ एक पोज करते एक गैप आ जाती है, तो एक डिले होता है रिस्पॉन्स देने में, रिएक्शन देने में। तो उसका एक फ़ायदा क्या होता है कि उसके द्वारा हम मेंटल एक्सक्रीशन जो है, जो बाहर जो कचरा फेंकते हैं वो जो है वो सीजीज मतलब वो बंद हो जाएगा। इस तरह का हम कचरे के रूप में उसको नहीं फेंकेंगे, मतलब मेंटल एक्सक्रीशन नहीं होगा। बट बोथ द इनकमिंग इम्पल्स एंड द मेमोरी पैटर्न्स in 95 of instances die out. The 5% that is acted upon are acted with reason added becomes intelligent human thinking. तो यहाँ तो क्या होता है कि कहते हैं कि भाई 95% केसेस के अंदर तो ये इनकमिंग इम्पल्स जो है वो मर जाता है, वो उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं होता है। खाली 5% ही ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है कि जिसके ऊपर काम किया जाता है और उसके अंदर हम रीज़न को भी ऐड करते हैं, थिंकिंग को, कुछ सोच को ऐड करते हैं, तब जाके वो इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंकिंग बनता है। तो राइट थिंकिंग तब ये बनता है। तो वो कहने का मतलब ये है कि ये मेंटल एक्सक्रीशन नहीं होना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होना चाहिए, पर वो इसके ऊपर अगर हम सोचते हैं, काम करते हैं, एक गैप क्रिएट करते हैं, पॉज करते हैं, तो वो एक इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंकिंग बन जाता है। बट इट इज़ स्टिल नॉट करेक्ट थिंकिंग। फिर भी कहते हैं अभी इतना सारा हो गया, फिर भी कहते हैं कि ये तो फिर भी अभी करेक्ट थिंकिंग तो होने में बाकी है, थोड़ा बाकी है अभी। बट सेट्स अस ऑन द पार्ट ऑफ करेक्ट थिंकिंग। तो हमको कम से कम इतना कर लेते हैं तो करेक्ट थिंकिंग के पार्ट के ऊपर हमको वो ला देगा, आगे जाके हम एग्जैक्ट फिर करेक्ट थिंकिंग जो होगा वही करना सीख जाएंगे। तो सोचिए करेक्ट थिंकिंग कितनी दूर की बात है और कितनी गहरी बात है, जिसको हम नॉर्मल कोर्स में थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा करेक्ट थिंकिंग हो गया, और लोग भी इसी तरह बताते हैं, पर उससे ये बहुत गहरी चीज़ है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड सो फार, राइट आउट द नंबर ऑफ एडवांटेजेस दैट हैपन बाय फॉलोइंग दिस सिंपल प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट मीटिंग। अगर तो यहाँ कहते हैं कि भाई पोज की टेक्निक अगर आपने समझ ली है तो इसके क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं वो आप ज़रा एक बार इसको लिख लेना, और फिर नेक्स्ट मीटिंग के अंदर देखेंगे। तो आप भी लिख सकते हैं, आप भी इसके ऊपर सोच सकते हैं कि भाई ये पोज अगर हम करते हैं, या फिर आप पोज करके देखिए और फिर आप देखें कि इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो थोड़ा अनुभव से आप खुद भी समझ जाएंगे कि भाई अगर हम जब जब पोज करते हैं तो इस तरह की चीज़ होती है या इतना फ़ायदा होता है। Then as said, Patanjali says further, through cultivation of this habit of mind and further the establishing of this habit, great progress is possible. अब यहाँ दो सूत्रों का दो पार्ट यहाँ लिया उन्होंने कि पतंजलि पहले तो कहते हैं कि थ्रू कल्टीवेशन ऑफ दिस हैबिट ऑफ माइंड। हैबिट ऑफ माइंड मतलब ये पोज की टेक्निक। तो पोज की टेक्निक का कल्टीवेशन करने से, उसके ऊपर काम करने से, उसका विकास करने से, और दूसरा काम क्या करना है, इसी चीज़ को, इस हैबिट को एस्टैब्लिश करना है, उसको प्रतिष्ठित करना है। तो पहले कल्टीवेट करना है और बाद में उसको एस्टैब्लिश करने से क्या होता है, ग्रेट प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल। तो यहाँ उन्होंने खुद ही एक फ़ायदा बता दिया कि पोज की टेक्निक से क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा आगे का प्रोग्रेस, हमारी प्रगति हो पाएगी। वाई? बिकॉज दिस ब्रिंग इन टू ऑपरेशन बाय दिस कंटिन्यूड प्रैक्टिस द थिंकिंग प्रिंसिपल। अब जो थिंकिंग प्रिंसिपल जिसके बारे में यहाँ उन्होंने अभी बताया नहीं है ज़्यादा, तो कि थिंकिंग प्रिंसिपल एक ज़रूरी चीज़ जो है, एक ज़रूरी अंदर का एक सूक्ष्म ऑर्गन है, उसका काम करना अंदर चालू हो जाएगा।
तो आगे वो बताएंगे थिंकिंग प्रिंसिपल क्या है। इन द रजिस्ट्रेशन एरिया आर 4 vital points, refer notes of second meeting. All incoming impulses with this corresponding memory patterns reach one of these 4 vital points or centers and receive the necessary coloring from the center before expression. तो यहाँ एक ये तो हम जानते हैं कि भाई इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न आगे जाते हैं और IESM केंद्र के ऊपर वो डिकोड होते हैं। पर यहाँ एक और शब्द इन्होंने एक उपयोग किया है, कलरिंग। तो ये क्या है कलरिंग? तो जब इनकमिंग इम्पल्स के ऊपर जब रजिस्ट्रेशन एरिया में ये चारों केंद्र के ऊपर जब डिकोड होता है, वहीं हमारा कलरिंग फाइनल कलरिंग होता है। फाइनल कलरिंग मतलब कि हमारा जो संस्कार है वो वहाँ फिर काम करता है, हमारा जो लाइक डिसलाइक है जो कुछ है वो फिर वहाँ काम करेगा और इसके मुताबिक वो फिर डिकोडिंग होगा और उसके मुताबिक वो सेंटर से वो एक्सप्रेस होगा या फिर उसके मुताबिक वो इंटेंसिटी भी बनेगी। तो ये कलरिंग जो है, जहाँ तक तो वो नेचुरल फॉर्म में थे, इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न जो एक नेचुरल थे, कोडेड फॉर्म में थे, वही दोनों मिलके आगे आ रहा है। यहाँ तक तो एकदम सब नेचुरल है, उसके अंदर हमारे पर्सनल कुछ नहीं है। अब पर्सनल कहाँ आता है? ये IESM केंद्रों के ऊपर ही, क्योंकि वही हमारे पर्सनल है और हम जानते हैं उसके रेशियो भी है IESM केंद्र के। तो हमारा जिस तरह का रेशियो है और इसी तरह का जो हमारा पर्सनल वहाँ जो कुछ है लाइक डिसलाइक वगैरह वो वहाँ ऐड होता है और उसके द्वारा फिर ये कलरिंग होके वो इस तरह का विचार बनता है। तो यहाँ ये पॉइंट खास नोट करना ज़रूरी है कि ये इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न्स तो प्योर ही है, जब तक वो IESM पर डिकोड नहीं होते हैं वहाँ तक तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, सब नेचुरल है। प्रॉब्लम यही है कि IESM केंद्र के अंदर हमारा जो पैटर्न पड़ी हुई है, हमारे जो ये संस्कार पड़े हुए हैं और वहाँ जिस तरह का डिकोड होगा उसको कलरिंग कहते हैं और इस तरह का फिर विचार या इस तरह की हमारी इंटेंसिटी बनेगी। ये पॉइंट खास ध्यान में रखना है। इन केस वेयर अटेंशन हैज़ बीन गिवन as we have noted earlier in this note, the coloring applied then creates different sorts of sensation experienced by the physical body and mind. For now the incoming impulses at this substage in this stage become senses. The incoming impulses are potential sense flowing, but now at this stage they become actualized senses and our behavior patterns are created by the behavior of our senses. This in turn creates fresh memory pattern which are filed. तो यहाँ पहले भी आगे जो बात की थी कि भाई अटेंशन जब हम देते हैं, जब नहीं देते हैं तो मेमोरी पैटर्न इनकमिंग इम्पल्स मर जाता है और वो विचार नहीं बनता है। पर जब थोड़ा भी अटेंशन दिया जाता है तब क्या होता है कि ये रजिस्ट्रेशन एरिया की प्रोसेस होती है, यहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया तक ये दोनों पहुँचते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है, रिकग्नाइजेशन भी होता है और इसको वहाँ कलरिंग भी जो अभी हमने बात की इस तरह का कलर भी ये अप्लाइड होता है और उसके साथ में उसके अंदर जो फिज़िकल बॉडी माइंड के अंदर उसके अंदर वो सेंसेस जो है इस तरह एक जो सेंसेस है वो कहते हैं कि यहाँ एक्चुअलाइज होती है। ये थोड़ी इसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस की हमारी ग्रिप में नहीं आता है। ये क्या अंदर किस तरह सेंसेस बन जाती है, ये क्या होता है, ये खाली हम पढ़ते हैं पर इसको समझना इसलिए मुश्किल है कि ये हमारा किस तरह वो एक्चुअलाइज सेंसेस होता होगा, ये क्या है। हम अभी खाली एक पढ़ लेते हैं या एक और फिर फ्रेश मेमोरी पैटर्न बन जाती है, पर ये हमारी अवेयरनेस या हमारी समझ के बाहर है और हमारी एक्सपीरियंस के भी बाहर है। इसलिए इस पैराग्राफ को पूरा समझना बहुत मुश्किल है। अब समय हो गया है तो एक दो पॉइंट है वो पढ़ के समाप्त करते हैं। सो फार वी हैव
made use of one set of our motor nerves, the sympathetic system of nerve. This set of nerve has only the ability to express automatically, and so all so called thinking up to this stage is only automatic reflex action. तो यहाँ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एक जिम्मेदार बताते हैं ये सिंपैथेटिक सिस्टम की जो नर्वस सिस्टम काम कर रही है, क्योंकि उसके अंदर ही एक ऐसी एबिलिटी है कि जो चीज़ को ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेस कर देती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम हमारे अंदर काम करती है, पर पैरासिम्पैथेटिक क्योंकि ज़्यादा काम नहीं कर रही है और सिंपैथेटिक ही ज़्यादा काम कर रही है, इसलिए उसका एक्सप्रेशन जो है चीज़ का एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर पैरासिम्पैथिक को हम योग के द्वारा डेवलप करते हैं तो हो सकता है कि ये सो कॉल्ड थिंकिंग या ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है वो होना कम हो जाए या बंद भी हो सकता है। विथ पॉज वेटिंग वी ब्रिंग इनटू ऑपरेशन द थिंकिंग प्रिंसिपल विच नाउ कम्स इनटू प्ले विद द प्रैक्टिस ऑफ पॉज, its cultivation and its establishing of this habit, we bring into operation the total thinking principle we end here today. तो वो आगे जाके थिंकिंग प्रिंसिपल को इस ऑपरेशन के अंदर इस पोज या वेटिंग के अंदर किस तरह इसका उपयोग किया जाता है इसकी बात करते हैं, पर अभी भी वो बता नहीं रहे कि एक्चुअल थिंकिंग प्रिंसिपल क्या है। आगे की नोट्स में वो आएगा ये थिंकिंग प्रिंसिपल क्या है और उसको किस तरह उसका भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ उनकी नोट समाप्त होती है और कहते हैं कि आगे की मीटिंग के अंदर हम थिंकिंग प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। यहाँ हमारा समय भी समाप्त हो गया है।